102 लोकसभा क्षेत्र थे। तो इन लोकसभा क्षेत्रों में जो मतदान हुआ उसका मतदान प्रतिशत कितना था, यानी कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो कितनी थी। भाई उसी से तो आधारित होगा ना कि 400 पार हो रहा है या बीजेपी इस बार पूरी तरीके से साफ और इंडिया की सरकार, इंडिया गठबंधन की। ये सब तब बातें आपको सुनने को मिलती हैं कि कोई कहता है कि मैं सरकार बना रहा हूं, ये कहा जाता है बीजेपी और एनडीए 400 पार, और ये भी कहा जाता है विपक्ष द्वारा कि इस बार तो 100 भी नहीं पाएंगे या 150 भी नहीं पाएंगे। ये सब कैसे तय होगा? ये सब तय होगा जब लोग मतदान करेंगे, अलग अलग लोग जो हैं मतदान केंद्र आकर के वोट करेंगे। अभी इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन फिर भी जो प्रोविजनल नंबर्स आए हैं वोटिंग परसेंटेज के, जो अपने आप में एक कहानी बन चुके हैं। वोटिंग परसेंटेज प्रथम चरण में जो 102 लोकसभा क्षेत्र हैं उनके जो नंबर आए हैं वो अभी 66% के आसपास हैं, 66%। 2019 में अगर आप बिल्कुल इन्हीं 102 सीटों को अगर आप मान लें कि इन्हीं को अगर हम देखें एकदम एग्जैक्ट आइडेंटिकल, बारिंग द एक्सेप्शन ऑफ जोरहाट, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर एक डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई असम में, तो उसके बावजूद भी मतलब ये एक्यूरेसी रेट जो है ऑलमोस्ट 100% है। अगर आप कंस्टिट्यूएंसी टू कंस्टिट्यूएंसी अगर मैच करें डेटा को, तो पिछली बार 2019 में इन 102 लोकसभा क्षेत्रों में 69.9% पोलिंग हुई थी 2019 में, यानी कि ऑलमोस्ट 70%। और इस बार करीब करीब 4-4.5% का ड्रॉप है सीधा सीधा। तो एक चीज तो इससे स्पष्ट हो गई, और वो ये कि जो लहर की बात होती है ना, लहर और आंधी, जब लहर और आंधी आती है तो लोग कूद कूद के वोट डालते हैं, बदलाव के लिए वोट डालते हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ बढ़ के वोट डालते हैं। तो अगर बीजेपी कह रही है 400 पार, तो फिर 400 पार का मतलब ये होगा कि लोगों को कूद कूद के वोट डालना चाहिए। तो फिर हाउ डू यू एक्सप्लेन 4-4.5% का वोटिंग ड्रॉप? यही लॉजिक जो है वो विपक्ष में भी आ सकता है कि भाई आप कह रहे हैं कि अब बीजेपी से लोग नाराज हैं और अब की बार जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो फिर तो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। एक ट्रेडिशनल विजडम ये मानी गई है जो कि पूरी तरीके से जस्टिफाइड है नहीं। उसमें बहुत सारे विश्लेषक जो हैं चुनावी, उनका ये कहना है कि आप इन दोनों चीज़ों को जोड़ के नहीं देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो उसका मतलब नेसेसरीली यही है कि सरकार लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो विपक्ष के भी मन में ये चीज़ है कि भाई ये वोट जो है ये जो कम हुए हैं, और अगर ये बहुत ही सस्टेन्ड तरीके से कम हो रहा है और आगे के फेजेस में और पता चलेगा, तब तो ये बड़ी चिंता की बात है। कौन जीते कौन नहीं उस लिहाज से नहीं, लेकिन लोग जो कम आ रहे हैं उस लिहाज से। और फिर सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि ये जो आपने 46 दिन का जो चुनावी प्रक्रिया जो की है, सबसे लंबी आज़ाद हिंदुस्तान में, 46 डेज तक चुनाव ही चलता रहेगा, और वो भी पीक समर, अप्रैल और मई के पूरे पूरे महीने जो ये चुनाव चलेंगे, उसमें क्या ये पोलिंग परसेंटेज और कम होगी? ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय बनेगा। लेकिन अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पोलिंग परसेंटेज कम हुई है वो कौन सीट जीता था पिछली बार, और उस सीट में वो पोलिंग परसेंटेज कितनी कम हुई है। अब आप जानते हैं एक सेफोलॉजिस्ट हैं जाने माने जिनका नाम है योगेंद्र यादव, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से इसका ब्रेकअप दिया, और ये रिसर्च उनकी टीम ने की है। और उनकी टीम की रिसर्च के हिसाब से फेज 1 में जो टर्नआउट ड्रॉप हुआ, यानी कि जो वोटर टर्नआउट जो है जो कि कम हुआ है, उसको उन्होंने बांटा है एनडीए सीट्स, यानी कि जहां जहां बीजेपी और उनके घटक दल चुनाव लड़े थे 2019 में वर्सेस नाउ, और नॉन एनडीए सीट्स, यानी कि जहां पर बीजेपी जो है वो नहीं जीती है। तो एनडीए सीट्स मतलब 2019 में जहां बीजेपी और उनके घटक दल जीते थे इन 102 लोकसभा क्षेत्रों में, और नॉन एनडीए सीट्स जहां पर मतलब बीजेपी और एनडीए के अलावा, यानी कि कांग्रेस, यानी कि और ऑपोजिशन की पार्टियां, इंडिया गठबंधन या नॉन एनडीए पार्टीज जो कि ना इधर है ना उधर। तो अब यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये जो वोटर परसेंटेज ड्रॉप हुआ है, ये ज्यादा बीजेपी और एनडीए के
जीती हुई 2019 की सीटों में हुआ है या फिर ये विपक्ष जो सीटें जीती थी उसमें हुआ है, उससे एक आइडिया मिलेगा। तो योगेंद्र यादव के हिसाब से और उनकी टीम के हिसाब से जो एनडीए सीट्स हैं, या एक काम करते हैं पहले नॉन एनडीए यानी कि कांग्रेस और जो विपक्ष है, उन्होंने जो सीटें जीती थी पिछली बार में इन 102 में, उसमें कितना परसेंटेज ड्रॉप हुआ है अब की बार। तो आपको यह बता दें कि वो है 3.2%, यानी कि 3.2% कम लोग 2019 के मुकाबले ऑफ द टोटल इलेक्टोरेट वोट डालने आए हैं विपक्ष की जीती हुई सीटों पर। आप जानते हैं बीजेपी और उनके घटक दलों पर कितना वोट परसेंटेज ड्रॉप हुआ है, यानी कि कितने कम लोग वोट डालने आए 2019 के मुकाबले। आप हैरान हो जाएंगे ये आंकड़ा सुनकर के। 5.9%, यानी कि लगभग 6%, और ये प्रोविजनल नंबर है क्योंकि ये बाद में अपडेट भी हो सकते हैं। तो अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 6% ड्रॉप बीजेपी और उनके घटक दल की जीती हुई सीटों पर वोटरों का हुआ है। इसके क्या मायने निकालना चाहते हैं आप खुद निकाल लीजिए, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें। आप जानते हैं कि एक कन्वेंशनल विजडम ये मानी जाती है कि जब वोटिंग परसेंटेज ड्रॉप होती है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई वेव या कोई लहर नहीं होती है सत्ता पक्ष के लिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल इसी तरीके से ही हो। इम्पैक्ट ऑफ हाई एंड लो वोटर टर्नआउट ऑन इलेक्टोरल रिजल्ट्स, इसका कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वोट परसेंटेज बहुत हाई हुआ लेकिन उसके बाद भी बदलाव नहीं हुआ, सत्ता पक्षी वापस आ गया। और यह भी हमने देखा है कि बहुत लो वोटिंग परसेंटेज हुआ लेकिन उसके बाद भी सत्ता परिवर्तन हो गया। तो तमाम तरीके के उदाहरण भारत की राजनीति में देखने को चुनावी प्रक्रिया में मिले हैं। जैसे कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव हुए हैं सन 51-52 से लेकर के 2019 तक, और ये 2024 का जो है वो अब चुनाव है। और 1957 से 2019 तक जो वोटर टर्नआउट है वो 6 बार से अब 10 बार हो गया है, यानी कि इतनी बार हमने चुनाव में देखा है 17 चुनावों में कि वोटर टर्नआउट कम हुआ है बढ़ने के बजाय। अच्छा, यहां पर भी एक तर्क जानना जरूरी है। देखिए होता क्या है कि आप बोलेंगे नहीं, अगर आप एब्सोल्यूट संख्या में देखेंगे तो आप बोलेंगे कि देखिए इस बार तो ज्यादा लोगों ने वोट डाला, ऐसे काउंट नहीं होता। वो तो होगा ही, क्योंकि 2014 में कुछ करोड़ वोटर थे, 2019 में ऑलमोस्ट 90 करोड़ वोटर थे, और वो संख्या अब और बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमारी आबादी बढ़ी है तो उसके अनुपात में वोटर भी बढ़े। एब्सोल्यूट नंबर में जाएंगे तो वो तो हाई दिखेगा, लेकिन अगर आप इनका कुल परसेंटेज देखेंगे तो उस परसेंटेज टर्म्स में प्रथम चरण में ये जो 4-4.5% का ड्रॉप है, ये किसके लिए चिंता का विषय है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अच्छा, अब जब टर्नआउट इंक्रीज हुआ, वोटर टर्नआउट इंक्रीज हुआ, तो 60% बार सरकार जो है वो रिपीट हो गई, यानी कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो 60% बाद जो है वो सरकार रिपीट हुई। 60% स्ट्राइक रेट था वोटर परसेंटेज बढ़ने पर सरकार का रिपीट होने का, यानी इनकम्बेंट्स का वापस आने का। यानी कि वो सत्ता विरोधी वेव नहीं होती है वोटर टर्नआउट बढ़ने से, जैसे कि आप मानते हैं हमेशा। अच्छा, टर्नआउट डिक्लाइन, यानी कि जब वोटर टर्नआउट कम हुआ तब एक अनुमान के हिसाब से, और ये अमिताभ तिवारी जी हैं पॉलिटिकल बाबा के नाम से, उन्होंने ये जानकारी मुहैया कराई है। वो कहते हैं कि जब टर्नआउट कम हुआ उसमें सरकार 33% बार रिपीट हुई है। 33% स्ट्राइक रेट रहा है सरकार के रिपीट होने का वोटर टर्नआउट कम होने में। तो इसका मतलब कोई एक पैमाना नहीं है इतने बड़े देश में कि आप कोई नतीजे पर निकल जाएं कि कम हुआ या ज़्यादा हुआ, उससे क्या आप मायने निकालें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत रोचक हैं, जो कि आपको जाननी है। लेकिन जो वोटर टर्नआउट का एनडीए सीट में ज़्यादा कम होना,
और यूपीए और इंडिया गठबंधन की सीटों पर उसका वोटर टर्नआउट उस तरीके से उतना कम ना होना, इसके मायने क्या निकाले जाए, ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं, क्योंकि अभी भी इलेक्शन का बस प्रथम चरण ही हुआ है। आगे अभी और भी फेजेस होने हैं, तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि क्या ये फर्स्ट फेज का ही एक असेसमेंट है या वाकई इस बार चुनाव में, क्योंकि इतनी गर्मी में चुनाव हो रहे हैं, हर बार ही होते हैं गर्मी में, लेकिन ये तो हद गर्मी है, पूरा मई होगा और 4 जून को जाकर के नतीजा आएगा। तो ऐसे में क्या हम देखेंगे कि एक वोटर टर्नआउट जनरली कम हो रहा है, और इससे जुड़ी हुई हम विश्लेषण क्या निकालें? क्या हम ये विश्लेषण निकालें कि वोटर जो है वो किसका वोटर है जो नहीं बाहर आ रहा है? क्या सत्ता परिवर्तन को पसंद करने वाला वोटर बाहर नहीं आ रहा है, या फिर जो सत्ता पक्ष के लिए है वो इतना आराम में हो गया है कि भाई 400 पार तो वो कह ही रहे हैं आ जाएगा, तो मैं वोट दूं या ना दूं क्या फर्क पड़ता है? किसकी मशीनरी जो है उन वोटरों को लाने में सक्षम है और किसकी मशीनरी लाने में नाकाम हो रही है? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने का। एक नतीजा जिस पे हम नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो डेटा आपको कोई दे ही नहीं सकता है, वो ये है कि ये जो बीजेपी और एनडीए की जीती हुई सीटों पर जो ज़्यादा कम वोट परसेंटेज या वोट ज़्यादा कम पड़े हैं, वो क्या बीजेपी के ही वोटर्स हैं या फिर वो विपक्ष के वोटर्स हैं? कौन नहीं आया है बीजेपी विनिंग सीट्स पर वोट डालने? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देखिए कोई भी नहीं दे सकता। कोई ऐसी डेटा नहीं है जिसमें आप जा करके एक आदमी से सबसे पहले तो ये पूछ लें कि पिछली बार किसको वोट दिया था, और उसके बाद फिर पूछ लें कि अब की बार किसको वोट दिया, या फिर लोगों से जाके ये पूछ लें कि पिछली बार दिया था तो अब की क्यों नहीं दिया। ये तो कोई नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये जानकारी हमें कभी नहीं पता लग पाएगी। मतलब क्या निकाला जाए, आप अपने अपने मतलब निकालिए। एक आंकड़ा हमने भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।